Hello, good morning, and we have completed 7 lectures. So, in the seventh lecture, we have started a new point, that is measures to increase agriculture productivity. कौन से measures लेने चाहिए जिससे हम agriculture production करें, क्योंकि फर्स्ट 6 lectures में हमने importance and causes of low productivity पढ़ा. अभी इसका solution measures to increase the agriculture productivity हम पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर भी 3 measures है, that is institutional measures, then after technological measures and other measures. तो ये 3 measures हम यहाँ पे भी पढ़ेंगे, जिसके अंदर different सब पॉइंट्स है, and we are covering the सब पॉइंट्स with detail one, because this particular institutional measures 3 marks में आ सकते हैं, नहीं तो ये टेक्नोलॉजिकल मेजर्स है वो 3 marks में आ सकते, बिकॉज देर आर डिफरेंट सब पॉइंट्स जिसके अंदर आपको 2 to 3 लाइन्स लिख के एक्सप्लेन करना पड़ेगा. सो हियर दिस इज हाउ दिस ऑल क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉजेज ऑफ लो प्रोडक्टिविटी आएगा, नहीं तो वी कैन से मेजर्स टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, वो 3 marks में आता है क्वेश्चंस एग्जामिनेशन के अंदर. सो योर सेक्शन डी कवर्स विद दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस. सो लेट्स स्टार्ट विथ our lecture 8, where we are going to cover the second part of measures to increase agriculture productivity. Clear? So we have studied about what? We have studied about the 2 points under institutional factors, that is वी कैन से लैंड रिलेटेड रिफॉर्म्स. लैंड रिलेटेड रिफॉर्म्स के अंदर हमने देखा कि जमींदारी सिस्टम को ही अबॉलिश कर दिया, जिसके अंदर क्या हुआ कि फार्मर्स का ट्रस्ट प्रोटेक्टेड रहे, उसको रेंट कम पे करना पड़े, उन लोग को रेवेन्यू टैक्सेस कम देना पड़े. तो ये चीज़ें जो ज़मींदार लेता था फार्मर्स के पास से, तो वो एक्सप्लोरेशन में चला जाता था, तो वो अबॉलिश कर दिया, तो जिससे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकता है कौन? फार्मर. ये एक टाइप का एक्सप्लोरेशन से बच सके. दूसरा, मनी लेंडर्स जो एक्सप्लोइट करते थे बाई चार्जिंग हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट्स. तो इंटरेस्ट रेट्स को कम करने के लिए उन लोग ने डिफरेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस बनाई, दैट इज नाबार्ड, आरआरबीज एंड लैंड डेवलपमेंट बैंक्स. तो ये जो बैंक्स बनाई जिससे चीप रेट पे, नहीं तो वेरी लो रेट पे फार्मर्स को एग्रीकल्चर फाइनेंस मिलेगा, जिससे वो लोग अपना प्रोडक्शन अच्छे से कर सके, क्रॉप्स परचेज करे, फर्टिलाइजर्स परचेज कर सकते, पेस्टिसाइड्स परचेज कर सकते, तो वो उन लोगों को फायदा होगा. नाउ द थर्ड पॉइंट अंडर द इंस्टीट्यूशनल फैक्टर इज दिस, दैट इज द इंप्रूवमेंट इन स्ट्रक्चर ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग. वहां पे एग्रीकल्चर मार्केटिंग में क्या होता था कि हमने देखा, कौन सी बात करूं मैं? फैक्टर्स की बात करूं वापस. तो फैक्टर्स में हमने देखा कि द थर्ड पॉइंट जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग था, जिसमें वो लोग बहुत पूर थे, वो लोग फेटलिस्ट थे. फेटलिस्ट मतलब कैसे? दे वर नॉट हैविंग मच नॉलेज, जो आया वो नसीब का है मान के चल के वो लोग थे. एंड इसके अंदर जो ट्रेडर्स एंड होल्डर्स थे, कौन? ट्रेडर्स एंड होल्डर्स, वो इन लोग के पास से बहुत कम पैसे से परचेज करते थे क्रॉप्स वगैरह, एंड वो मार्केट में जाके, मेन मार्केट नहीं तो इंडस्ट्रियल के अंदर जाके क्या करते थे? हाई प्राइस पे बेच देते. तो वो प्रॉफिट कौन कमाता था? हियर दे प्रॉफिट वॉज बीन गिवन अर्न बाय द ट्रेडर्स एंड द इंटरमीडिएटर, दैट इज होल्डर्स. तो ये जो ब्लैक मार्केटिंग चल रहा था, तो इसके अंदर इन लोग ट्रेडर्स ने वापस एक्सप्लोइट किसको किया? फार्मर्स को किया, बिकॉज फार्मर के पास नॉलेज नहीं था कि कैसे हम मार्केटिंग करें, कैसे हम डायरेक्टली कस्टमर के साथ कनेक्ट करें. जो लिंक होना चाहिए तो वो लिंक ट्रेडर एंड होल्डर ने जोड़ने नहीं दिया. तो ये सिस्टम को, ये जो सिस्टम चल रहा था उसके अंदर भी वापस चेंजेस आए और यहाँ पे इंप्रूवमेंट किया गया. सो वी फाइंड दैट रेगुलेटेड मार्केट हैज बीन सेटअप. रेगुलेटेड मार्केट मतलब एक जगह जहाँ पे फार्मर्स आके अपने क्रॉप्स बेच सके डायरेक्टली कस्टमर्स को. यहाँ पे बड़ी इंडस्ट्रीज भी आ सकती है, यहाँ पे डिफरेंट होलसेलर्स भी आएंगे, नहीं तो एक स्मॉल कस्टमर ऑल्सो कैन कम. Now, what I mean to say that it is a big place where all the farmers bring their crops together. मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे वो अपने क्रॉप्स यहाँ पे लाएंगे, स्टोर करेंगे, और वो जो भाव गवर्नमेंट नक्की करेगा वो रेट पे वो लोग सेल करेंगे. सो प्राइजेस ऑल्सो आर बीन कंट्रोल. तो प्राइजेस के हिसाब से इन लोगों को प्राइस मिलेगा, पैसे मिलेंगे, अच्छे पैसे मिलेंगे. सो डायरेक्टली रिटेल से रिटेलर्स बन जाएंगे, नहीं तो होलसेलर को डायरेक्टली एज ए मैन्युफैक्चरर प्राइस पे दे देंगे. सो ये सेटअप होता है रेगुलेटेड मार्केट में. हमारे यहाँ पे विलेजेस के अंदर ऐसे बड़े बड़े जगह है, वहाँ पे ये चीज़ होता है. इवन एक एग्जांपल लेना है तो वीरावर के यहाँ पे, वीरावर पुल
जो है वहाँ हमारे यहाँ पे नवसारी में, वहाँ पे जाओ तो वहाँ पे भी आप देखो कि वहाँ पे भी बहुत सारे फार्मर्स अपने क्रॉप्स लेके आते हैं, वहाँ पे बहुत सारे गोडाउन्स है। सो एवरी स्टोर हैज़, एवरी शॉप स्टोर के अंदर वो गोडाउन है, और वहाँ पे वो लोग एवरी डे, डे टू डे वेजिटेबल्स, फ्रूट से लेके डिफरेंट क्रॉप्स सेल करते हैं। सो रेगुलेटेड मार्केट है वहाँ पे। देन आफ्टर एज मार्क, अगर उन लोग को बाहर भेजना है तो देर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ एज मार्क, दैट इज एग्रीकल्चर मार्केटिंग। तो वो एक क्वालिटी प्रोडक्ट की, ये एक अच्छा क्वालिटी वाला प्रोडक्ट है जो हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सके, नहीं तो हर अच्छी जगह पे बेच सकते हैं। तो ये एक एज मार्क इंट्रोड्यूस किया, जो हाई क्वालिटी ऑफ गुड्स है उसके ऊपर ये स्टिकर लगा जाता है, दैट इज एज मार्क। देन आफ्टर कम्स दी वेयर हाउस। भाई इतना सारा क्रॉप्स अगर फार्मिंग से यहाँ पे लेके आएंगे तो कहाँ पे स्टोर करेंगे? तो दे आर प्रोवाइडिंग पब्लिक वेयर हाउसेज, और वी कैन से नेशनल वेयर हाउसेज, स्टेट वेयर हाउसेज, जो उन लोग को स्टोरेज करने के लिए ईजी हो सके, और लेस रेंट पे उन लोग का स्टोरेज हो जाएगा, और वहीं पे स्टोरेज होगा तो वहीं पे वो लोग डायरेक्टली सेल करेंगे। भाई जिसने होलसेलर आया या रिटेलर आया, जो भी आया, उसको डायरेक्टली वो माल सामान पहुंचा देंगे। सो दिस इज व्हाट अ बेनिफिट विच इज बीन गिवन टू दी फार्मर्स। पहले फार्मर्स को ये सब चीज़ें नहीं पता था, वो डायरेक्टली ट्रेडर आता था, ट्रक में भर के वो कम पैसे में लेके चला जाता और वो इंडस्ट्रीज के अंदर दे देता। नहीं तो होर्डर होता था, होर्डर क्या करता है, ये सब कलेक्ट करेगा, मार्केट में डिमांड जैसे जैसे बढ़ेगी और वो सप्लाई कम करेगा, और इसके अंदर प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। तो प्राइस जब इंक्रीज होगा तभी वो क्या करेगा, वो बेचेगा। सो अल्टीमेटली वो सप्लाई तभी करेगा। तो ऐसी चीज़ें, ब्लैक मार्केटिंग, ज़्यादा पैसे बढ़ाने की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी करते थे कौन? द इंटरमीडिएटर्स। तो ये चीज़ डायरेक्टली निकाल दिया बाय सेटिंग अप द रेगुलेटेड मार्केट। ठीक है, और इसके अंदर हाई क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स को एज मार्क दे दिया। देन आफ्टर उन लोगों को स्टोरेज की प्रॉब्लम होती, तो स्टोरेज प्रॉब्लम निकालने के लिए दे हैव स्टार्टेड विद द नेशनल वेयर हाउस और द स्टेट वेयर हाउस, वेयर डायरेक्टली गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग द वेयर हाउस, or we can say go downs, where they can keep their crops for the particular period of time. Again, एक सिस्टमेटिक वे ऑफ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन कि भाई आसपास के यहाँ पे कितना प्रोडक्शन हुआ, कितना एग्रीकल्चर क्रॉप्स अच्छे से ग्रो हुए नहीं हुए, तो इसके हिसाब से पता चलता है मार्केट में डिमांड कितना है, कितना सप्लाई हो पाएगा। एंड दिस ऑल थिंग्स कैन बी नोन टू द फार्मर्स स्पेशली। सो स्पेशली फार्मर्स विल नो ऑल अबाउट दिस इंफॉर्मेशन, एंड इस हिसाब से प्राइसिंग नक्की होती है प्रोडक्शन के हिसाब से। एंड लास्टली वी फाइंड दैट कोई चीट ना कर पाए, सो कोई डायरेक्टली बार्गेनिंग ना हो पाए, इस वजह से देर इज अ प्राइस, एवरीडे प्राइस चेंजिंग, एंड इट इज एवरीडे प्राइसेस आर बीन रिटर्न ऑन दैट रेगुलेटेड मार्केट। तो रेगुलेटेड मार्केट के अंदर एक बोर्ड होगा जिसके अंदर एवरीडे प्राइसेस, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होगा तो मार्केट के हिसाब से वो प्राइस लिख पाएंगे, तो वही प्राइस पे वो पर्टिकुलर क्रॉप्स फार्मर्स बेचेंगे। सो दिस इज हाउ टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट फॉर द फार्मर्स। फार्मर्स को कोई चीट ना कर पाए, कम पैसे में लेके ना चला जाए, तो वो जो ट्रेडर्स लोग करते तो वो यहाँ पे ना हो, तो गवर्नमेंट हैज involved and regulated market, remember, under the regulated market. So these are the 5 points which are very important, and it help you to understand that these all different systems are being providing to the farmers so that they are not being cheated by these intermediators. Okay, that is the trader or the holders. I hope you have been clear with this point. Let's move to the next point. Agriculture research. Now what is agriculture research? Research मतलब क्या? We have to find what are the things are happening up, because यहाँ वहाँ पे डिफरेंट विलेजेस के अंदर, नहीं तो डिफरेंट स्टेट्स के अंदर कितना प्रोडक्शन हुआ, तो वो पूरा पता होना चाहिए। कितने पैसे से हम क्या खरीद सकते, what are the new technologies, what are the new, we can say, equipments which came for farming. So all these particular things should be known to the farmers. So farmers which are not educated or less educated are not knowing about the new technologies and everything. So to educate this particular farmers, there is agriculture research which has been made, जिससे they will avoid the traditional techniques of production, मतलब traditional equipments वगैरह जो यूज़ करते थे old methods, उसकी जगह पे new methods, hybrid seeds लेके आए। Then after we find that fertilizers, pesticides जो important है, पहले की बात करें तो pesticides इतना कोई डालता ही नहीं था हमारे यहाँ पे, इसकी वजह से 25% of crops was been spoiled by the pest. So pesticides are very important. So all these particular things is been should be known to the farmers. तो कहाँ पे farmers
कम पढ़ रहे थे एजुकेशन वाइज, तो वो पूरा सिस्टम डेवलप किया किसने, एग्रीकल्चर रिसर्च आके, जिसने उन लोग को एजुकेशन दिया, फार्मर्स को नॉलेज दिया अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग. सो एग्रीकल्चर रिफॉर्म प्रोग्राम्स, बहुत सारे डिफरेंट प्रोग्राम्स बनाए, दैट इज कलेक्टिव रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम. भाई विलेजेस कलेक्ट होके अच्छे से फार्मिंग करो और ये साथ में बेचो तो आपको फायदा होगा. तो ये सारे विलेजेस यही क्रॉप्स ग्रो करेंगे, ये सारे डिफरेंट विलेजेस, सो ग्रुप ऑफ विलेजेस टुगेदर विल ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स टुगेदर एंड इट विल सेल इन द मार्केट, सो सबको फायदा होगा. देन आफ्टर पंचायती राज, भाई फर्स्ट सब कुछ परमिशन स्टेट के पास लेना पड़ता था, नहीं तो डिस्ट्रिक्ट के पास लेना था. सो दे हैव सेट अप अ पंचायत सिस्टम इन द villages where panchayat will decide how much finance should be given or how much regulation and powers authority should be given. तो ये सब पंचायती राज के ऊपर उन लोग को पावर दे दिया गया एंड वही डायरेक्टली फाइनेंस करेंगे किसको, ये फार्मर्स को. देन आफ्टर इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड ऑल्सो मीन्स द टुगेदरनेस ऑफ दिस डिफरेंट रूरल पीपल्स और फार्मर्स टुगेदर जो साथ में मिलके ये प्रोडक्शन कर सके. देन आफ्टर जन धन योजना, इन देन ऑल्सो इसके अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स है जिसके अंदर वो लोग को एम्प्लॉयमेंट मिल सके, एम्प्लॉयमेंट रह सके, अपॉर्चुनिटीज रह सके, तो इसके हिसाब से जन धन योजना हमने बनाया. सो दिस आर द डिफरेंट मॉडर्नाइज programs which are been established to help the poor farmers, educate them and give them different knowledge so how they can increase their income. So when they try to think for increasing their income, they will increase the production. So ultimately when production increase, income increase, तो rural income का increase होगा तो हमारा यहाँ पे 68% is the rural peoples which are living. So उन लोग का इनकम बढ़ेगा तो हम ऑटोमेटिकली हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दैट इज द नेशनल इनकम इंक्रीज एंड द इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट कैन बी सीन बाय अस. सो दिस इज हाउ वी फाइंड दैट ये पूरा कनेक्शन है. तो छोटे छोटे फैक्टर्स पे काम करो, इंप्रूवमेंट करो, तो वो बड़े फैक्टर्स में इसका रिजल्ट दिखेगा. सो दिस इज हाउ वी फाइंड दैट वी हैव कंप्लीटेड इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स. 2 पॉइंट्स हमने कल कंप्लीट किए थे, ये 2 पॉइंट हम आज कंप्लीट किए हैं. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स टेक्नोलॉजिकल measures in the next lecture. Next lecture में हम technological factors learn करेंगे. So till then, thank you. Write your notes. If you find any doubt, any query, you can just call or message me on my number.